तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए उसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में, बचाव कार्यों में सैटेलाइट्स ने, उपग्रहों ने बहुत मदद की। उनसे खींची तस्वीरों से, अंतरिक्ष द्वारा इन उपग्रहों से खींची गई तस्वीरों से तुर्की में और सीरिया में जहां ज्यादा नुकसान हुआ उसकी जानकारी मिल पाई और वहां बचाव टीमें भेजी जा सकी, खाना और पानी भेजा जा सका, मेडिकल मदद पहुंचाई जा सकी। लेकिन आने वाले भविष्य में इन उपग्रहों का काम केवल बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम को फोटोग्राफ्स भेजना नहीं रहेगा। आने वाले समय में ये सैटेलाइट्स, ये उपग्रह इस्तेमाल किए जा सकते हैं इन भूकंपों को, सिर्फ भूकंप ही नहीं, सिर्फ अर्थक्वेक्स ही नहीं, इवन सुनामीज को, वॉल्केनो इरप्शंस को, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट को, यहां तक कि आने वाले बड़े बड़े समुद्री और नॉर्मल तूफानों तक को प्रेडिक्ट करने में। पर इससे आगे चलकर एक और टेक्नोलॉजी है जो डेवलप हो रही है और आने वाले भविष्य में ये हजारों लाखों लोगों की जान को जाने से रोक सकती है टेक्नोलॉजी। यह ऐसी टेक्नोलॉजी होगी दोस्तों जिससे कि हम वातावरण को, एटमॉस्फेयर को, मौसम को और आने वाली प्राकृतिक आपदाओं तक की लोकेशन को चेंज कर पाएंगे, उनकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर पाएंगे और हो सकता है हम चाहें तो इन तूफानों को रोकने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, इन भूकंपों को रोकने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ, यह बात ऐसे ही हवा में नहीं की जा रही, पर हर चीज की शुरुआत एक कल्पना से होती है, एक सोच से होती है, एक आइडिया से होती है और धीरे धीरे वो मूर्त रूप लेती जाती है। एक अमेरिकन डिजास्टर मूवी, साइंस फिक्शन डिजास्टर मूवी, नाम है जियोस्टॉर्म, शायद आपने देखी होगी। जेरार्ड बटलर उसके मेन अभिनेता है। जियोस्टॉर्म नाम है मूवी का। उसमें जिस प्रकार से दिखाया गया कि पूरी दुनिया की सारी स्पेस एजेंसीज मिलकर उपग्रहों का एक ऐसा नेटवर्क पृथ्वी के इर्द गिर्द बना लेते हैं जिससे वो न सिर्फ एकदम सटीक भविष्यवाणी कर पाते हैं कि कहां पर भूकंप आएगा, पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर लेते हैं। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, उनके इस काल्पनिक सैटेलाइट नेटवर्क के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो तूफानों के आने की जगह तक को चेंज कर देते थे। घनी आबादी वाली जगह से हटाकर तूफानों को कहीं और सुनसान जगह पर विस्थापित करने की क्षमता रखते थे उपग्रहों के उनके सिस्टम। यही नहीं, वो तूफानों तक को रोक सकते थे, अर्थक्वेक तक को रोक सकते थे। ऐसी शक्ति थी उनकी सैटेलाइट में। अब ये बात जरूर आपको इमेजिनरी लग रही होगी क्योंकि ये मूवी के अंदर की उसकी पटकथा में लिखी गई कहानी का सिर्फ एक प्लॉट था, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया के वैज्ञानिक इसी काम को करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, आपको ये तो पता होगा ना कि आर्टिफिशियल रेन अब मनुष्य कराने लगे हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे हम जब चाहे जहां चाहें आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं। दुबई वाले ये लगातार कराते हैं, सूखे देश वाले ये काम लगातार कराते हैं आर्टिफिशियल रेन का। तो जब हम मनमर्जी बारिश गिराने तक पहुंच चुके हैं तो आने वाले समय में मौसम का सही प्रेडिक्शन, नेचुरल डिजास्टर्स का सही प्रेडिक्शन और उनकी जगह को बदल देने की काबिलियत भी हमारे साइंस के अंदर आ ही जाने वाली है निकट भविष्य में। और उसकी झलकियां सन 2023 में दिखने लगी हैं। जोशीमठ का केस तो आपको पता ही होगा, जोशीमठ जो अब धीरे धीरे धंस रहा है। हालिया आपको बता दें, अकेले भारत ने, पूरे विश्व की बात छोड़ देते हैं, अभी भारत की बात करते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से 7 से 10 जनवरी 2023 के बीच जोशीमठ की तस्वीरें खींची और उसके बाद इन तस्वीरों को एक स्पेशल तरीके की टेक्निक से खींचा गया। उस टेक्निक का नाम था सेंटिनल-1 SAR इमेजरी और इसको प्रोसेस किया गया। प्रोसेस करने की एक नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया इसरो ने। उस टेक्नोलॉजी का नाम था DINSAR टेक्नोलॉजी और इस तकनीक से जब उन्हें प्रोसेस किया गया तो यह पता चला कि जोशीमठ का एक पर्टिकुलर हिस्सा, कितना बड़ा हिस्सा, कौन सा हिस्सा और कब तक धंस सकेगा, उसकी भविष्यवाणी कर दी गई। जोशीमठ कहां से अंदर धंसने वाला है, कितना बड़ा हिस्सा धंसने वाला है, यह प्रिडिक्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जब भारत के पास में है तो पूरे विश्व के जितने देश हैं उन सारों की स्पेस रिसर्च एजेंसियां अगर एक साथ आ जाएं तो हम बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बात यहीं पर नहीं रुकती दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इसी साल सितंबर महीने में एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं जो दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल डिजास्टर से बचाएगा। जी हाँ, यह सिर्फ किसी शहर के धंसने की घटना नहीं, बल्कि यह सैटेलाइट पूरी दुनिया पर नजर रखेगी। ये बवंडर, टाइफून यानी कि तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री तूफान, जंगली आग, समुद्रों के जलस्तर में बढ़ोतरी समेत
कई आपदाओं के लिए अलर्ट जारी करेगा। इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है निसार, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। निसार स्पेस में धरती के चारों तरफ जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की जानकारी भी देता रहेगा। वैसे जहां तक सवाल यह है कि निसार आखिर काम कैसे करेगा, तो इसमें 2 तरह के बैंड होंगे, L और S। ये दोनों धरती पर पेड़ पौधों की घटती बढ़ती जनसंख्या पर नजर रखेंगे, साथ ही प्रकाश की कमी और ज्यादा होने के असर की भी स्टडी करेंगे। बता दें, S बैंड ट्रांसमीटर को भारत ने बनाया है और L बैंड ट्रांसपॉन्डर को नासा ने डेवलप किया है। इसे GSLV Mk2 रॉकेट से छोड़ा जाएगा। इसका रडार इतना दमदार होगा कि 240 किलोमीटर तक के क्षेत्रफल की एकदम साफ तस्वीरें ले सकेगा। अब क्योंकि इसे धरती का पूरा एक चक्कर लगाने में 12 दिन लगेंगे, इसलिए धरती की एक जगह की फोटो 12 दिन के बाद दोबारा से लेगा। इस मिशन की लाइफ 5 साल मानी जा रही है। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि निसार जब इन तस्वीरों को वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा तो फिर वे इस पर स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे कि कहां कितना बदलाव हो रहा है। ये बदलाव पॉजिटिव है या नेगेटिव, और अगर इसमें उन्हें कुछ गड़बड़ी नजर आती है तो फिर उसके लिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसे जोशीमठ की जानकारी के बाद वहां के इलाकों को खाली करवाने का काम सरकार करने लगी है। दरअसल साफ शब्दों में कहें तो निसार का मेन मोटिव अर्थ के थ्रस्ट को समझना है, और ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में सैटेलाइट की मदद से काफी हद तक आपदाओं पर काबू पाने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, धरती को हमेशा से ही प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता रहा है। हर साल इसकी वजह से दुनिया भर में लाखों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में जरूरत है दुनिया भर के देशों को एक साथ आने की और ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद करने की जिससे वक्त रहते इन प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके। यह बात हम सबको पता होनी चाहिए, और कुछ लोगों को पता भी होगी है कि हमारी पृथ्वी पर कई मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं। यानी मास एक्सटिंक्शन उन्हें कहा जाता है जब पृथ्वी पर से लाइफ फॉर्म्स यानी कि जीव जंतुओं की संख्या अचानक पूरी तरीके से शून्य की ओर बढ़ चलती है, यानी कि खत्म हो जाती है सृष्टि, जीव जंतुओं का नाश हो जाता है, वो बच नहीं पाते। ऐसे 4 इवेंट हो चुके हैं एक्सटिंक्शन इवेंट, जब पृथ्वी पर इस प्रकार की प्लेग किस्म की चीजें आई, मौसम बदल गया, गर्मी बढ़ गई, अलग अलग प्रकार की चीजें हुई, जिससे कि लाइफ फॉर्म्स की संख्या 5-7% ही बची रही, यानी कि जीवन पूरी तरीके से ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका था, और फिर से एक हिसाब से सृष्टि की रचना हुई पृथ्वी के ऊपर में। और इस प्रकार से 4 मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स हो चुके हैं, और हम बढ़ रहे हैं 5th मास एक्सटिंक्शन इवेंट की ओर। और इस बार अगर मास एक्सटिंक्शन हुआ तो हम इंसान बच नहीं पाएंगे। हमने जो इतने सालों में प्रोग्रेस की है विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तो पृथ्वी अंदर से अपना जो सब कुछ है वो बदल रही है, पृथ्वी के अंदर बदलाव हो रहे हैं, धरती पर भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इससे बचने के लिए अगर हमने अपनी पृथ्वी को अपने अनुकूलन करने के लिए नहीं ढाला तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में हम 5th मास एक्सटिंक्शन के साक्षी बनेंगे, और उसके बाद हम इंसानों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा। तो अगर हमें बचना है तो हमें अपनी आबोहवा को कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि कितना सही है कितना गलत है ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या इंसान को, एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को, अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी सब भी अपनी प्रतिक्रिया दे सके। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प रोचक वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।